तो इससे पहले आप लोग जो पढ़े हैं वो सर्कुलर लूप के चलते उसके एक्सिस पे बी फील्ड, शुभांगी श्रेया, शुभांगी नहीं आ रही है, श्रेया आप बताओ बी फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट ए डिस्टेंस x का फॉर्मूला। अभी उसको बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, अभी याद करने का नहीं है। हाँ बोलिए। इसको बंद कीजिए, सभी कॉपी बंद कीजिए, कोई कॉपी ओपन नहीं रखिएगा। तुम बोलो शनिष्ठा। एट ए डिस्टेंस x लिखे हैं, ये सुने नहीं, सेंटर पे नहीं पूछ रहे हैं। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लूप। बोलो। राइट, ये होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और जब x जो है r से बहुत अधिक होता है उस केस में हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 2 म्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये था ना। तो समझिए जो आपके पास परसों पढ़ाए थे और अभी तक याद नहीं कुछ बच्चे को हो पाया, तो ये नेग्लिजेंसी है। और कहीं भी मार्क्स यहाँ कम आए या स्कूल में कम आए, उसके पीछे आपका नेग्लिजेंसी जो है बहुत ही मायने रखता है। आप टीचर को या पेरेंट्स को ये समझाने के लिए जो हमारा ये सिलेबस नहीं हुआ, वो सिलेबस नहीं हुआ, दिस नहीं हुआ, दैट नहीं हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पिछले क्लास में जो पढ़ा है वो फॉर्मूला याद अभी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए क्या है। ये एक स्पाइरल है, फिगर बनाइए। ये R है और ये 2R है। करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, लिखेंगे आप ए स्पाइरल ऑफ 3 टर्न्स, a spiral of 3 turns with inner radius r and outer radius 2r is placed as shown in figure.
find the magnetic field at the center of find the magnetic field at the center of a spiral. At the center of a spiral coil कहो या स्पाइरल भी कह सकते। हम एक जनरल रिलेशन निकाल रहे हैं, जरा देखेंगे। मान लो ये स्पाइरल है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, नंबर ऑफ टर्न्स N है। तो ये थिकनेस कितना होगा? R2 माइनस R1। तो मतलब R2 माइनस R1 थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N। तो यूनिट थिकनेस में कितना होगा? मान लो हम यहां से x डिस्टेंस पे एक हम ठीक ये ले रहे हैं, ये हाँ, ये x है, ये x है और थिकनेस इसका dx। x डिस्टेंस पे कितना थिकनेस है? तो ds थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? n dx बाय R2 माइनस। तो यहां से करंट तो सभी में आई है, तो dB इक्वल टू क्या होगा? सेंटर पे निकालना है, तो इसमें करंट आई है, इसके चलते यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है इतना है। यह है नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dx। तो ये होगा कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या होता है? म्यू नॉट NI बाय 2R होता है ना। देखो एक मिनट, म्यू नॉट इन जनरल जो लिखते हैं ये लिखते हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखेंगे? dn कितना लिखेंगे? और यहां पे रेडियस कितना है? ये लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4, नंबर ऑफ टर्न्स को dn कहा, ये एक्चुअली dn है। dx लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको dn कह रहे हैं। तो dni बाय यहां से रेडियस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट ni बाय 4 पाई r होता है ना? नहीं, म्यू नॉट ni बाय 2r होता है। म्यू नॉट ni बाय 2r होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 2x। ये हो गया। तो यहां से देखिए ये हो गया म्यू नॉट I बाय 2x, और dn को क्या लिखेंगे आप? n dx बाय R2 माइनस R1। ये हुआ। तो dx बाय ये x हो गया, तो इसको आप लिखोगे म्यू नॉट I बाय म्यू नॉट ni R2 माइनस R1
ये b हो जाएगा एट सेंटर, ये हो जाएगा आपका dx बाय x, x है r, r1 ये है r2, तो बी फील्ड एट O ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 R2 माइनस R1, ये हो जाएगा ln R2 बाय R1, ये होगा। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन लिखा है इसमें n कितना है 3, R1 कितना है R, R2 कितना है 2R। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इस रिजल्ट में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट 3i बाय 2 R2 माइनस R1, R होगा ये, और ये हो गया ln 2R बाय R, तो ये हो जाएगा ln 2। तो अगर नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 3 है, अगर हम n2 को 3R कर दें, n2 को इसको 3R कर दो, तो ये 3 ये यहाँ तो 2R ही ना होगा। अच्छा एक मिनट रुको, तो 3R माइनस R कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये फॉर्मूला जो आ रहा है ये 3R माइनस R 2R हो जाएगा ना, एक रहने दो छोड़ो, 2R ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाय 2R ln 2। नंबर ऑफ टर्न्स हम 2 रखते तो ये 2 कैंसिल हो जाता। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को 2 रखते तो ये 2 कैंसिल हो जाता, तो ये हो जाता म्यू नॉट आई बाय R ln 2। अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ, ये वाला जो है आपका एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ, और उसी का ये एक जनरल केस स्पेशल केस हुआ। देखिए जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, 2 तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 2 तरीका है, नहीं फ्लक्स तो है ही, एक है आपको कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है, अच्छा यहाँ पे रखो, ऐसे रखो, एक Q है और एक टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये हो जाता है KQ बाय R स्क्वायर। और दूसरा जो है गॉस लॉ से निकालते हैं, गॉस लॉ से भी निकालते हैं, लेकिन गॉस लॉ से हम इजीली निकाल पाते हैं अगर सिस्टम सिमेट्रिकल हो। ये लेंथियर जाएगा, गॉस लॉ से आप 2-3 स्टेप में कर दोगे, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाईली सिमेट्रिकल होना चाहिए। उसी तरह से इन द सिमिलर वे मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक तो बायट-सेवर्ट लॉ से है, BSL लॉ से निकालते हो, और दूसरा है एम्पियर्स लॉ। मतलब एम्पियर्स लॉ वही रोल प्ले करता है जो रोल गॉस लॉ प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इससे एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथियर होता है, दोनों से भी फील्ड ही निकालते हैं, BSL लॉ से भी, और लेकिन ये होना चाहिए हाईली सिमेट्रिकल। वैसे किसी भी शेप के लिए एप्लीकेबल है, एम्पियर्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी शेप, लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो आप मैथमेटिकली उतने स्ट्रांग नहीं हो जो उसको आप निकाल पाओगे एट दिस स्टेज।
लेकिन हम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन इस स्टेज में हम लोग सिमेट्रिकल केस में ही निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा लॉ? एम्पियर सर्कुलर लॉ। सिंपली एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं या एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं। पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं, यहां से देखेंगे क्या है ये। इसको क्या कहेंगे? ये डीएल है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड। इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड कर्व is equal to mu naught times the current enclosed by the Amperian loop। यहां पे एक चीज देखिए, ये बता रहा है जो करंट जो है कौन सा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से चार्ज कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो आप ये मैथमेटिकल फॉर्म है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, अभी लिखना नहीं है उसको, मैं बता रहा हूं। अब जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या वायर के अंदर या आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है? नहीं, इनसाइड होता है। अच्छा, पहले इनसाइड की बात कीजिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं? नहीं। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो चार्ज को मूव कौन कराएगा? चार्ज को मूव कौन कराता है? इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस? इलेक्ट्रोस्टैट में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूव कौन कराता है? जैसे ही हम कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वही इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मूव कराता है। समझ में आई? तो यहां पे जो करंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो है लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस लॉ को ओबे होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। लिखिएगा the line integral of, it states that the line integral of B field यानी मैग्नेटिक फील्ड around any closed path is equal to mu naught times the net current, crossing the area bounded by the closed path, ब्रैकेट में लिखिएगा और एम्पीरियन लूप, provided electric field inside the loop remains constant. Provided electric field inside the loop remains कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने उस चीज को पहले ही डिस्कस कर दिया है।
यहां पे देखिए, आप लिखेंगे मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय, क्या एम्पियर्स लॉ इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय। इसको ये है रिजल्टेंट बी फील्ड, बी फील्ड ड्यू टू resultant B field due to all the currents, resultant B field due to all the currents, that is within the Amperian loop, that is within the Amperian loop as well as outside it. और यहां पे जो I जो है ये है नेट करंट, only net current only within the Amperian loop, within the Amperian loop। नेट का मतलब होता है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम जब भी आएगा तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना होगा। जैसे अच्छा नोट में लिखिए आप, नोट अभी रुक जाइए, लिखिएगा दिस लॉ, नोट छोड़ दीजिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड कर्व और सर्किट, टू क्लोज्ड कर्व और सर्किट of any shape and size, to closed curve or circuit of any shape and size। The symbol represents the integral over a closed path। अब देखिए, अब नोट में लिखेंगे, ये मान लीजिए किसी भी शेप का है, आर्बिट्ररी शेप का है, मान लिया जाए ये I1 है, अगर क्रॉस का मतलब इनवर्ड करंट है, अगर हाँ ये आउटवर्ड I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5। यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इस करंट के चलते यहां पे फील्ड होगा, इस करंट के चलते फील्ड होगा, इसके चलते फील्ड होगा, इसके चलते फील्ड होगा, इसके चलते फील्ड होगा। तो सभी के चलते वेक्टर सम करेंगे, निकालेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा। तो मान लो यहां पे रिजल्टेंट बी फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट बी फील्ड जो होगा ड्यू टू ऑल द करंट वेल इनसाइड द क्लोज्ड कर्व और आउटसाइड इट, इसी को एम्पीरियंस लॉ भी कहेंगे, ये एम्पीरियन लूप।
अब हम अपने मन से एक साइन असाइन कर रहे हैं, मतलब एरो ले रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हमने असाइन किया क्लॉकवाइज, ये खुद से असाइन कर रहे हैं। हमने कैसे असाइन किया? इस तरह से असाइन किया। इसका ये मतलब हुआ, जो इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखिए, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, अंदर जाएगा। कहने का मतलब अंदर वाला करंट को हम प्लस लेंगे और आउट वाले करंट को माइनस लेंगे। तो लिखिएगा, ये डीएल वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में हमने एरो को असाइन किया है। तो लिखेंगे assign a sense to the curve, assign a sense to the curve। यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में करंट के बारे में लिख लीजिएगा, I1 ये जो लिखे हैं, लिखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में एनी करंट आउटसाइड द, यहाँ पे लिखिएगा एनी साइड आउटसाइड द एम्पीरियन लूप is not included, any current outside the Amperian loop is not included in the writing of the net current। इसको इक्वेशन ए कह रहे हैं। नेट करंट in RHS of equation A। उसके बाद लिखेंगे the B field on the left hand side, the B field, ये जो है the B field on the left hand side of equation A is the resultant B field, due to all current exist anywhere, is the resultant B field due to all the currents या all current existing anywhere। अब लिखेंगे लास्ट, एम्पियर्स लॉ is more useful, Ampere's law is more useful under highly symmetrical condition। लेकिन एप्लीकेबल है एनी शेप एंड साइज के लिए, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। लिखेंगे प्रूफ ऑफ Ampere's law। For a Ampere's law for a long straight current carrying conductor,
देखिए ये लॉन्ग वायर है, ये लॉन्ग वायर है, इस तरह से कटक टू भुवनेश्वर है, ये लॉन्ग वायर है। करंट जो है कटक से भुवनेश्वर की तरफ आ रहा है। हाँ, हमको बी फील्ड जो है ना निकालना है अपोलो के पास। अपोलो हो गया पॉइंट पी, ये है रेडियस आर। तो हमने आपको बताया था जो बी फील्ड का लाइंस कैसे डिसाइड करते हैं। ये करंट है, पी पे निकालना है तो यहां से परपेंडिकुलर दिया, आर को रेडियस लेते हुए एक सर्कल बनाए। आर रेडियस का सर्कल लेंगे, इसी सर्कल को हम एम्पीरियन लूप भी कहते हैं, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है तो लाइंस ऑफ बी फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? हाँ, इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और ऐसे रोटेट कराएंगे ताकि वो करंट के सेंस में एडवांस करे, तो कैसा होगा? कैसे रोटेट कराएंगे आप? ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसको हम कहते हैं लाइंस ऑफ बी फील्ड। और ये जो क्लोज्ड कर्व है इसी को कह रहे हैं हम एम्पीरियन लूप। तो ये जो है साइन हमने एरो साइन असाइन कर लिया। एरो साइन असाइन करने का मतलब हुआ आउटवर्ड करंट को हम क्या लेंगे, प्लस। अब इस पॉइंट पे भी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे आप टेंजेंट देंगे, ये हुआ बी फील्ड। और ये जो स्मॉल सा सेक्शन है इस लूप का, इसका डायरेक्शन डीएल हुआ। करंट के सेंस में डीएल का डायरेक्शन लेते हैं। मतलब इस लूप का जो डायरेक्शन है, एरो का जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम डीएल को लेंगे। और डीएल किसका लेंथ है, एम्पीरियन लूप का लेंथ है। तो लिखेंगे नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। LHS, नाउ अप्लाइंग LHS ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। LHS से चलेंगे, RHS को प्रूव करेंगे। LHS ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। बी डीएल के बीच का एंगल कितना है, कितना है? 90 है? तो 90 कैसे बोल रही थी? आर का ना, आर वेक्टर है वहां पे। हम बी डीएल का, यहाँ पे दो वेक्टर है बी और डीएल, तो किसका एंगल हम पूछेंगे कि वेक्टर आर का पूछेंगे? ठीक, तो ये हुआ बी डीएल कॉस 0। कॉस 0 तो 1 हो गया। अच्छा, इस वायर से इसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सेम है ना? तो बी फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये कितना होगा, μ0/4π 2I/r dl। तो एम्पीरियन लूप से, हाँ, ये वायर से एम्पीरियन लूप का डिस्टेंस हर एक पॉइंट का कितना है, r है। I कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है आपका। तो इसको बाहर निकाल लेंगे। टू I/r और ये हो जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन। डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा,
कितना एल। एम्पीरियन लूप का लेंथ दिया हुआ है 2 पाई आर। फॉर्नर बुक्स का बुक्स पढ़ रही हैं क्या त्रिशा? फॉर्नर बुक्स पढ़ रही हैं? 2i बाय आर और ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 2 पाई आर कितना हो गया? 4 पाई आर, और नीचे में है 4 पाई आर, तो यहाँ क्या हो गया? म्यू नॉट आई। आई क्या है? आई है टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। दिस इज RHS एंड हैंस प्रूफ। नोट में लिखिएगा। देखिए बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन कितना है यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए। आप फाइनली जो देखे बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ कितना आया? म्यू नॉट आई, यही RHS था। अब देखिए बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इतना आया, ये रेडियस से इंडिपेंडेंट। आप पॉइंट यहां लो या यहां लो या यहां लो, रिजल्ट में कोई फर्क, मतलब शेप एंड साइज से क्या है? इंडिपेंडेंट। तो लिखेंगे आप नोट फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ये लिखिए बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज पाथ is independent of radius r of the path that is it is independent of size of the path. अब देखिए सेकंड, मान लीजिए ये लूप ऐसे है, हाँ हम इस तरह से देख रहे हैं और इसमें ऐसे करंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट हुआ कि क्लॉकवाइज? इसको आप ये समझिए ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के अंदर है, ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या हुआ? हाँ ये है एंटी क्लॉकवाइज। और हम मान लो 2 वायर ले रहे हैं, इसमें करंट मान लो ये I1 है और इसमें I2, तो हम जो है हाँ करंट के डायरेक्शन में DL ले रहे हैं, ये DL का डायरेक्शन है। अब बताओ जो बी फील्ड होगा, ये करंट है, इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और जिस सेंस में करंट रोटेट कर रहा है उस सेंस में रोटेट कराओ। किधर होगा बी फील्ड का डायरेक्शन? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन का जो वाला जो करंट होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और इनटू जो होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो लिखेंगे, आप फिगर बनाइए, एक मिनट, ये जो है 1 मिनट, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, ये एरो जो हमने असाइन किया है ये करंट का डायरेक्शन मत कहो। हाँ ये हाँ लूप में हमने एरो लिया है और इसमें करंट इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ना एरो का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरो, ये हमने चूज किया है, असाइन किया है।
assign the direction of arrow. Anti-clockwise. Assign the direction of arrow anti-clockwise. और एरो के ही डायरेक्शन में हम लोग डीएल लेते हैं। डीएल का डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन में। अब लिखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, तो यहां पे एक मिनट देखो, अब बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अगर मान लो ये वायर है, एक मिनट समझिएगा, ये वायर है और ये लूप है, तो इस लूप में बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस लूप में हम स्क्रू को रखेंगे और इस तरह से रोटेट कराएंगे ताकि करंट के डायरेक्शन में एडवांस करे, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बी फील्ड जो होगा इसमें, लाइंस ऑफ बी फील्ड कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। लाइंस ऑफ बी फील्ड ये भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे जो डायरेक्शन होगा बी फील्ड का वो डीएल के डायरेक्शन में ही होगा। बी और डीएल का डायरेक्शन सेम सेंस में है। ये रिजल्टेंट बी फील्ड है, ताकि इसके चलते इधर होगा। मतलब हम ये मान रहे हैं जो बी जो है वो B1 माइनस B2 है। B1 जो है हम ये मान रहे हैं B1 ग्रेटर देन B2 है, और I1 के चलते करंट जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज और इसके चलते होगा क्लॉकवाइज। तो नेट बी फील्ड जो होगा B1 माइनस B2 होगा। तो लिखेंगे इफ द डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिखिए एज इन प्रेजेंट केस ब्रैकेट इन क्लोज्ड, upward current is taken as positive, upward current is taken as positive and downward current is taken as negative. इसके एप्लीकेशन पे आने से पहले हम लोग दो या तीन क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम्पियर्स लॉ। यह है लॉन्ग कोएक्सियल लॉन्ग केबल ऑफ रेडियस R and current I is uniformly distributed over its area. ये है R, इसमें करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये लॉन्ग केबल है, यहाँ से कटक तक है, कटक से करंट आ रहा है भुवनेश्वर की तरफ आउट। समझ रहे हैं? आज प्रगति का नहीं आई, नहीं, जबकि वो एब्सेंट प्रायः करती नहीं है। आज शहीदी जो है वहाँ पे चली गई, यहाँ से वहाँ चली गई, बॉर्डर से अंदर चली गई। पहले बॉर्डर पे रहते थे। हाँ, ये जो है एक्सिस है, ये जो है इस केबल का क्या है? एक्सिस है। हाँ,
आपको लिखना है फाइंड बी फील्ड at a distance r from the axis when when r less than capital R. दूसरा, when r greater than capital R. तो एक इनसाइड में निकालना है, केबल के अंदर निकालना है, और एक केबल के बाहर निकालना है। एक हमको मान लो यहाँ पे निकालना है, ये P पॉइंट है, ये यहाँ से ये सेंटर है इसका, ये R है। तो जहाँ पे निकालना है वहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर देंगे, हाँ, और ये एम्पीरियन लूप लेंगे। ये क्या है, एम्पीरियन लूप। ये टोटल करंट आई इनक्लोज कर रहा है, तो इतना एरिया जो है ये तो कम करेगा ना। I1 कैसे निकालेंगे, J क्या होता है, करंट डेंसिटी कहते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से इतना करंट जा रहा है, तो इतना एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। J का मतलब क्या हुआ, I बाय पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो I1 कितना निकल गया, J को कहते हैं करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो इस इतने लूप से इतना करंट पास कर रहा है, तो B डॉट DL, अच्छा, B फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट इधर है ना, तो एरो किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को रोटेट कराओगे तब बाहर आएगा। तो यहाँ पे DL का, ये B का डायरेक्शन हुआ इधर, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और DL का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, B डॉट DL। ये समझ में आ रही है, B और DL का डायरेक्शन ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू, और ये लूप जो है I1 करंट इनक्लोज कर रहा है, I1 हम निकाल चुके हैं। B DL 0 है, B DL cos 0 म्यू नॉट, ये हो गया I R स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया B DL का इंटीग्रेशन। DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई R म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। R R
कैंसल, ये हो गया म्यू नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr²। ये कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब यहां से देख सकते हैं आप बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मतलब इनसाइड में बी फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलो ना, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ऐसे कि ऐसे कि ऐसे, ये डंडा उधर का है नहीं, किसका? यहाँ पे पी पे निकालना है, तो यहाँ आर रेडियस का हम लोग लूप बनाएंगे। करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो एरो किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बी का डायरेक्शन क्या होगा? लाइंस ऑफ बी फील्ड है ये, लाइंस ऑफ बी फील्ड, और यही एम्पीरियन लूप भी है, एम्पीरियन लूप भी यही है। तो बी का डायरेक्शन ये होगा और डीएल का भी डायरेक्शन जो होगा यही होगा। तो ये जो एम्पीरियन लूप है टोटल करंट को इनक्लोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πr आएगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई। देखो ये समझ में आई? बी डॉट डीएल, जीरो कॉस जीरो है, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2πr हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल करंट आई इनक्लोज कर रहा है। एक ऊपर में एक लाइन लिख दो, बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू टोटल करंट या नेट करंट, ये होगा। तो यहां से B इक्वल टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो यहां से B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनाओगे, यह है B फील्ड, यह है R, यह है कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब सरफेस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब R लेस देन R होगा, जब कैपिटल R पुट करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πr, सरफेस पे इतना होगा। उसके बाद ये इस तरह से हो जाएगा, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सरफेस पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, सरफेस के लिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई बाय 2πr हो जाएगा। ये जो है लॉन्ग कोएक्सियल केबल है। ये है A, ये है B, ये है C। इसमें जो है I करंट है आउटवर्ड, और इसमें जो है I करंट है इनवर्ड। करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये है लॉन्ग कोएक्सियल केबल।
ये इसके बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके अंदर है करंट, यहाँ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, और फिर जो है यहाँ पे करंट। डिस्क एंटीना का वायर को काट करके देखेंगे तो इस तरह का मिलेगा। उसमें दो तरह का क्वाइलिंग रहता है, एक इनर कोर में रहता है जो कि मोटा रहता है, और बाहर में जो रहता है क्वाइलिंग वो पतला पतला तार का रहता है। डिस्क एंटीना का यही होता है केवल। तो आप देखो, अभी आप ए के अंदर निकाल चुके हो और ए के बाहर निकाल चुके हो। जैसे एक मिनट जरा देखिएगा, बी फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, ये हो जाता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, क्या फर्स्ट का था क्या, जब आर ए से कम होगा, फर्स्ट का रिजल्ट क्या था, 2 पाई कैपिटल आर इंटू आर था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह ए होगा और यहाँ आर होगा, ए स्क्वायर। तो इस केबल के अंदर निकाल सकते हैं आप, वो प्रीवियस हम लोग निकाल चुके हैं। इसके आउटसाइड भी अगर निकालेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय कितना बताओ, 2 पाई आर, यही ना था। ये हो गया आर ग्रेटर देन ए के लिए। यहां पे एक मिनट रुको, आर जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है, उसके लिए ये तो आप निकाल लोगे प्रीवियस क्वेश्चन से। अब आपको थर्ड में क्या निकालना है, सो देखो, बी फील्ड एट ए डिस्टेंस आर व्हेन आर लेस देन सी ग्रेटर देन बी, मतलब बी से बड़ा है सी, मैंने इसके अंदर में मान लो ये पॉइंट पी है, और उसके बाद फोर्थ में निकालना है बी एट ए डिस्टेंस आर व्हेन आर ग्रेटर देन सी, मतलब आउटसाइड। आपको ये निकालना है इस यहां पे बी से बड़ा और सी से छोटा। देखिए ये हम एम्पीरियन लूप बना रहे हैं, पी के अराउंड ये एम्पीरियन लूप है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर ये एम्पीरियन लूप जो है, ये आई तो करंट इनक्लोज कर ही रहा है, और इतना करंट को भी इनक्लोज कर रहा है। ये करंट इसके अंदर जो है इतने एरिया में जितना करंट है। अच्छा, ये करंट आउटवर्ड पॉजिटिव होगा तो इनवर्ड करंट नेगेटिव होगा। तो इस एरिया में कितना करंट है वो निकाल लें पहले। मान लो इस एरिया में करंट है आई डैश, तो देखो पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें कितना करंट है आई, यूनिट एरिया से कितना करंट होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाई, तो इतने का रेडियस क्या एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई बाय पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई पाई। तो आई डैश कितना हो गया, ये हो गया आई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये करंट जो है क्लोज अंदर है। समझ में आई?
लग रहा है पोजीशन चेंज हुआ क्या? आप तो वॉल की तरफ थी ना? ओ, ये कब हुआ? जब हम गए मुसलखाना में, उसी दरमियान में ये इंटरचेंज एक्सचेंज। अगर हम एक दिन के लिए चले जाएं तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, हैं? पता चलेगा जो एक है उस छत के ऊपर में जो बन रहा है, एक कोई टावर पे चढ़ा हुआ है, बीरू मैं गिर रहा हूं, मुझे, मैं गिर जाऊंगा। अब देखिए टोटल करंट जो होगा या नेट करंट कितना होगा ये बताइए। हम आई को आउटवार्ड को पॉजिटिव दे रहे हैं तो इस करंट को क्या देना होगा? तो ये हो जाएगा आई प्लस माइनस आई डैश, यही ना होगा? ये इसमें आई डैश जब फ्लो कर रहा है और ये इनवर्ड है, तो ये हो गया आई माइनस आई डैश हो गया आई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सॉरी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस, तो आई कॉमन ले लें आप, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस, ये हो गया आई नेट, तो यहाँ पे जो दिखाएंगे एम्पीरियल लूप पे, यहाँ से ये आर, तो ये होगा बी और यहाँ होगा डीएल। पहले हम लोग नेट करंट निकाल लिए, बेसिक बात होता है नेट करंट ही निकालना और कुछ नहीं है। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किट लॉ बी डॉट डी एल म्यू नॉट नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियल लूप। बात है समीक्षा को आदत हो गया है दीवार से के सहारे, तो जिसको वॉल का सहारे की इंतजार, किसी को भी किसी चीज का अगर हेल्प का ये हो जाए बहुत आदत खराब होता है। तो ये कितना हो जाएगा बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी फील्ड एट ए आर म्यू नॉट आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट ही है, ये तो बता दिए थे इसीलिए हम डायरेक्टली लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो हम आपको बताए थे, ये सेकंड, अब ये थर्ड नंबर अभी बताए। यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे एम्पीरियन लूप चूज करोगे तो नेट करंट इनक्लोज बाय एम्पीरियन लूप क्या होगा, ये प्लस आई ये माइनस आई, तो क्या हो जाएगा, तो करंट जीरो होगा तो नेट बी फील्ड भी क्या होगा, इसीलिए केबल के आउटसाइड बी फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो आप लिखेंगे फोर्थ में बी फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू जीरो एज आई इक्वल टू जीरो जब आर ग्रेटर देन सी होता है। आई नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जब आर ग्रेटर देन सी होगा तो नेट करंट जीरो हो जाएगा। ओहो, मेरा मोबाइल गाड़ी में छूट गया। मैं सोचा था, याद करके सोचा था गाड़ी से निकाल लूंगा, प्रायः मैं छोड़ देता हूँ और चाबी दे दिया तथागत को, तुम जाओ मैं गाड़ी से आऊँगा, तो वो भी देखा नहीं होगा, वो भी लगा के अपना नोट कर लिए। चलिए लिखिए सोलेनॉइड, ये लिखेगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तीसरा पेन निकाल रही हैं, चौथा अत्याशा को क्या हुआ, आज जो है अपना चेहरे में खुशी नहीं नजर आ रही, हैप्पीनेस नहीं है ना, बात कुछ तो है। पहला लिखेंगे आप, सोलेनॉइड। दो खाना खा रहा है सुगंधा आज भी। कम से कम पर्दा नशी तो होना चाहिए। सोलेनॉइड क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल फ्रेम पे इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड क्लोजली, मतलब वो बन जाएगा क्या, स्प्रिंग, हाँ उसके हेलिकल भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे ए सोलेनॉइड consists of a long insulated copper wire wound closely in the form of helix, wound closely in the form of helix। उसके बाद लिखेंगे for an ideal solenoid
the length of solenoid is long compared to its diameter. ब्रैकेट में लिखोगे at least its length greater than 5 diameter. At least its length is greater than 5 times of its diameter. At least 5 times of its diameter. At least 5 times होना चाहिए, उससे जितना अधिक हो वो अच्छी बात है, कम से कम 5 टाइम्स होना चाहिए। अब देखिए ये सिलिंड्रिकल फ्रेम है, इस पे इस तरह से क्वाइलिंग किया हुआ है। ये करंट इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, यहाँ इन हो रहा है, यहाँ आउट हो रहा है, यहाँ इन हो रहा है। ये देख रहे हो दूर दूर है, लेकिन वो एक दूसरे के टच में है। ये करंट देख रहे हो, और मतलब इंसुलेटेड रहता है ना, तो वो टच करता है। इंसुलेटेड रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा भी तो चल रहा है। इसका लेंथ है L, ये है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये करंट I है आउटवर्ड, और यहाँ जो I है वो इनवर्ड है। एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एक ही बार में इतना ले ली जो बोल ही नहीं पा रही है। एक बार क्या हुआ, मैं 8th-9th में था, घर का छज्जा होता है ना, तो वहाँ में स्वीट्स था। हमने क्या किया, एक बार में 2 ले लिया। अब क्या हुआ, अब देखो, एक मिनट जरा देखिए। एक्चुअली इसका जो लेंथ है, इसके रेडियस डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत अधिक लेंथ है। तो मान लो ये जो करंट है, ये करंट आउट है, इसके चलते यहाँ पे बी फील्ड निकालोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट आउट है तो यहाँ पे बी फील्ड ऐसे होगा, और ये जो है इसके जस्ट बिलो, इसके चलते यहाँ पे इधर होगा, नहीं होगा। तो आउटसाइड जो है,
a small current element, diametrically a small current element cancel in pair. बात समझ में आई? तो इसीलिए सोलोनॉइड के आउटसाइड भी फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। अब आइए, आप नोट में इस चीज को लिख लीजिए, यहीं पे नोट में लिख लीजिए। पहली बात, जो बी फील्ड outside the solenoid is equal to 0. क्यों होता है? बात समझ में आई? अभी हम समझा दिए थे आपको। अब हम क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप लेते हैं। मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n क्या होता है? स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहां पे एक एम्पीरियन लूप। अच्छा, एक चीज और बताओ, इधर से देखने पे कैसा इच है, जो सर्कुलर है कॉइल, तो एक सर्कुलर के चलते यहां पे रखेंगे और करंट के सेंस में रोटेट कराएंगे, इधर आएगा बाहर के तरफ में, इस ऑब्जर्वर के तरफ। हर एक के चलते बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, समझे? तो नेट बी फील्ड जो होगा किधर होगा? along the axis of solenoid। हाँ, इस तरह से होगा, वो हम आपको नोट पे लिखाएंगे। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है बी, मत लिखो, पी क्यू आर एस कर देते हैं, पी क्यू आर एस। अब देखिए आप, करंट किधर है? आउटसाइड है, आउटसाइड है ना। तो हम इस लूप में राइट हैंडेड स्क्रू रखेंगे और ऐसे रोटेट कराएंगे ताकि करंट के सेंस में एडवांस करे। तो लाइंस ऑफ बी फील्ड कैसा मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं मिलेगा? समझ में आई? तो यहां पे बी फील्ड यहां पे, तो बी फील्ड का एक्चुअली डायरेक्शन ये है ना। और यहां देखो, यहां पे डीएल जो है, बी फील्ड का डायरेक्शन ये है, और बी और डीएल एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां पर भी बी और डीएल एक दूसरे पे क्या है? और यहां पे तो बी फील्ड ही जीरो है। आउटसाइड बी फील्ड, आउटसाइड सोलेनॉइड क्या होता है? जीरो। इसको कैपिटल एल मान ले, या ए रहने दो, इसको एल ही रहने दो। इस लेंथ को हम ए ले लेते हैं, लिखेंगे क्या हुआ? किसको? कहाँ अभी तक डीएल? ये हम एक कहीं भी डीएल ले सकते हैं, लूप के डायरेक्शन में कहीं पर भी डीएल ले सकते हैं। ये है डीएल, लूप के डायरेक्शन में डीएल कहीं भी ले सकते हैं। Consider a rectangular loop. Consider a rectangular loop. Rectangular loop PQRS. As shown in figure, with length PQ equal to A. PQ equal to A. Now applying Ampere's law for this closed path, mu naught net current। अब देखो, क्लोज पाथ मतलब क्या हुआ? इसको चार पार्ट में बांटना होगा, BDL,
BDL 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 म्यू नॉट आई नेट। कहां से कहां देखो, P से Q, Q से R, R से S, फिर S से P, P से चले P तक पहुंचे। यहां पे B और DL के बीच का एंगल कितना है, यहां से यहां 90, तो ये 0 हो जाएगा। यहां पे B फील्ड है 0, R से S में B फील्ड है 0, और यहां पे थीटा है 90 डिग्री। तो B और DL का डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा B, और DL का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A +0 +0 +0 म्यू नॉट I, ईच जो है, ईच टर्न कैरिंग कितना करंट, I, तो इसमें कितना टर्न्स होगा, नंबर, ये देखो N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका लेंथ कितना है NA, और ईच टर्न कितना कैरी कर रहा है I, तो I नेट कितना हो जाएगा NAI। समझ में आई। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे टर्न्स n है, तो A लेंथ पे n इंटू A, और ईच टर्न कैरी I, तो यहां से A कैंसिल, तो B फील्ड कितना निकला, म्यू नॉट NI। ये जो है R से इंडिपेंडेंट होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। ये कहां का निकला, लॉन्ग सोलेनोइड मान लो है, ये इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, तो नियर द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, ये क्या है, लिखोगे बी फील्ड नियर द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। ये तो मैथमेटिकल कर दिए हैं, नोट्स इसका भेज देंगे ताकि आप लोग नोट कर लें। इसके बाद क्या करेंगे, आपसे नोट्स भेजेंगे, इसके बाद लिख लेंगे। जहां लिखना चाहते हो वो तो लैंग्वेज में रहेगा ना। हाँ, ये मैथमेटिकल हुआ। हाँ, क्या, मार्क कर दीजिए। ओके, थैंक यू।